अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम अहद वस्ती के दौर में तालीमी निज़ाम पर बात करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एजुकेशन सिस्टम इन मेडिवियल पीरियड। ठीक है, हाँ, इस दौर की जो अहम बात यह है कि इस दौर को हम इस्लामी तालीमी निज़ाम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दौर में जो हमारी जो इस्लामी तालीम थी बहुत ज़्यादा उरूज पर थी। ठीक है, हाँ, ये दौर आम तौर पर 1100 AD से लेकर 1800 AD तक ये दौर चला। अब हम देखेंगे ये दौर में क्या था। हमारे जो मुसलमान के जो हुक्मरान थे बहुत ज़्यादा उरूज पर थे वो लोग, और वही लोग क्या किए, मदरसा और मकतब जैसे तालीमी निज़ाम को शुरू करें। आगे की स्लाइड्स में देखेंगे मकतब किसे बोलेंगे और मदरसा किसे बोलते हैं। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है, मकतब यानी कि एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल जिसको बोलते हैं, मदरसा यानी कि एक आला हायर स्कूल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती थी। आइए, आप उस दौर में जो तालीम का मकसद था वो ये था कि हमारी जो भी इस्लामी तालीम है उसको फैलाया जाए, और हमारी जो इस्लामियात है उसको हम क्या करें, हमारी सकाफ़त को बरकरार रखें और उसको आने वाली नस्ल में मुंतकिल करें। ये था हमारे तालीम का मकसद था। ठीक है, ये देखिए, हाँ, और उस दौर में जो तालीमी निज़ाम होती थी ज़्यादा से ज़्यादा रूहानी तालीम पर ज़ोर दिया जाता। रूहानी तालीम से क्या मुराद है, दीनी तालीम पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था, और साथ ही साथ मादी तालीम यानी कि जो दुनियावी तालीम है उस तालीम पर भी ज़ोर देते थे। और हमारे जो अखलाकियात यानी कि बच्चे के अंदर अखलाकियात को परवान चढ़ाने के लिए भी तालीम दी जाती थी। यानी कि बच्चे को ऐसे कहानियाँ, ऐसे नज़्म बच्चे के निसाब में शामिल करते थे जिससे बच्चे के अंदर अखलाकी इक़दार परवान चढ़ सके। ठीक है, और इसके साथ साथ बच्चे को फ़नून व दस्तकारी पर भी ज़ोर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि बच्चा जब एक कमरे जमात से फ़न कुछ सीख कर जाएगा तो वो बाहर क्या करेगा, रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई करेगा। जब वो अप्लाई करेगा तो कोई ना कोई पेशे से जुड़ सकेगा। ऐसी तालीम बच्चे को दी जाती थी। और पेशे वराना तालीम, यहाँ पर एक अलग अलग पेशा, जैसे कि तिब ले लीजिए, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं आप, ये इल्म नुजूम बोल रहे हैं, ये इन सब की तालीम का रिवाज भी था। किस दौर में, अहद वस्ता यानी कि मेडिवियल पीरियड में ये तालीम भी दी जाती थी बच्चे को। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि उस दौर का जो निसाब था वो कैसे होता था। देखिए, निसाब को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि जो अहद वस्ता में जो तालीमी निज़ाम था वो दो में बटा हुआ था, दो हिस्सों में बटा हुआ था। कैसे? एक था प्राइमरी लेवल और एक था हायर लेवल। जो प्राइमरी लेवल जो था वहाँ पर अगर हम बात करेंगे, एक बच्चे को हुर्फ़ तहज्जी सिखाते थे और कुरान का सेशन होता था। फिर बच्चे को पढ़ना लिखना, जैसे हम बोलते हैं ना LSRW बोलेंगे, लिसनिंग, राइटिंग और क्या अर्थमेटिक वगैरह जो भी है, रीडिंग बोल रहे हैं हमारा, ये सब क्या होता है वहाँ पर प्राइमरी लेवल पर थी। ठीक है, अब वो रियाजी वगैरह भी, अर्थमेटिक वगैरह भी होता था, और बच्चे को खुतूत नवेसी यानी कि बच्चे को ख़त लिखना सिखाते थे और दरख्वास्त लिखना। उस टाइम पर क्या था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, कम्युनिकेशन के लिए नहीं था, तो उस टाइम पर जो दरख्वास्त का बहुत बड़ा उरूज पर था, तो वहाँ पर बच्चे को प्राइमरी लेवल पर बच्चे को सिखाते थे। गुफ्तगू का तरीक़ा ये सब प्राइमरी लेवल पर होता था, और बच्चे को तलफ़्फ़ुज़ अच्छा सिखाना वगैरह। अब उसके बाद जब बच्चा हायर लेवल में जाएगा तब वहाँ पर बच्चे को फ़ारसी जैसे मज़ामीन भी शामिल किए जाते थे। इसके साथ साथ फ़ारसी के साथ साथ बच्चे को रियाजी की तालीम देते थे। ये हायर लेवल की बात है। जियोमेट्री बोल रहे हैं, तारीख़ हो गया, इल्म नुजूम बोलते हैं, क़ानून, तिब, यूनानी महारत वगैरह की तालीम दी जाती थी। और ये सब क्या थी, पेशे वराना तालीम, यानी कि बच्चे को उसके पेशे से जोड़ने के लिए तालीम दी जाती थी। ठीक है, हाँ, अब सवाल ये उठता है कि तरीक़ा तदरीस क्या रही होगी। तरीक़ा तदरीस क्या थी, हमारी प्राइमरी लेवल पर अलग तरीक़ा तदरीस थी और हायर लेवल पर अलग तरीक़ा तदरीस थी। प्राइमरी लेवल में क्या था, एक टीचर क्या करता था, बच्चे को तक़लीद के ज़रिए सिखाता था।
جیسے ایک ٹیچر ایک بچے کو نظم سکھانا ہے تو ٹیچر پہلے پڑھ کے سناتا تھا، اس کے بعد بچے دہراتے تھے. اس کے علاوہ کیا تھا، مشق کرواتے تھے بچوں کو. اور اس کے علاوہ بچوں میں کیا کرتے تھے، بچوں کے سامنے ایک ٹیچر اپنے آپ کو نمونہ کی طرح پیش کرتا تھا. اس طرح وہ بچے کیا کرتے تھے، سیکھ جاتے تھے. اور ہائر لیول میں کیا تھا، بچوں کو زیادہ سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا طریقہ تدریس تھا اس دور کا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے کہ معلم کا کیا رول تھا، سب سے پہلے یہاں پر ایک معلم کو بننے کے لیے اسلامی مذہب کا ماہر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہی جا کر معلم بن سکتا ہے. اس کے بعد وہ معلم کو عربی اور فارسی اور دیگر مضامین میں اسکالر بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں. اور شاگرد کا کیا رول تھا، اس ٹائم پہ شاگرد کو نظم و ضبط کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، اور ان کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ٹیچر کیا کرتا تھا، اسٹوڈنٹس کو پنش بھی کرتا تھا. ٹھیک ہے، ہاں. اور بچوں کے اخلاقی تربیت پر زیادہ زور دیتے تھے اس ٹائم پر، اور ہاسٹلس وغیرہ کی فیسلٹی تھی، اور بچے کو تمام سہولت فراہم کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہاں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے مکتب اور مدرسہ، یعنی کہ مکتب کسے بولیں گے، مکتب جو ہوتا ہے ہمارا پرائمری لیول کا ہوتا ہے، اور مدرسہ جو ہوتا ہے ہائر لیول کا ہوتا ہے. نارملی کیا ہوتا ہے، جب آپ ایک بچہ ہے جب وہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جاتا ہے تب اس کو مکتب میں ڈالتے تھے. اور مکتب میں ڈالنے کے لیے اس کو ایک رسم ہوتی تھی، بسم اللہ خوانی بولتے ہیں جس کو. ٹھیک ہے، وہ رسم کر کے بچے کو مکتب میں لے جا کر ڈالتے تھے. پھر اس کے بعد وہ بچہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسہ بھی جوائن ہو سکتا تھا. مدرسے میں جوائن ہونے کے بعد وہ بچہ وہاں سے نکل کر کیا کر سکتا، کوئی بھی نہ کوئی پیشہ اختیار کر سکتا تھا، یا پھر وہی بچہ دوبارہ معلم بن کر آ سکتا تھا. یہ تھا اس دور کا تعلیمی نظام.